नेक्स्ट पार्ट। आहिस्ता आहिस्ता वो जहां सिकंदर के इस्तांबुल में एडजस्ट होती जा रही थी। डीजे की नींद और निसियां अलबत्ता इसे आजिज कर देते थे। डीजे को जरा कहीं टेक मिल जाती, वो आंखें बंद करके सोने के लिए तैयार हो जाती और फिर इसका भुलक्कड़पन। हया जब भी कुछ फोटोकॉपी करवाने जाती, इसे वहां लावारिस पड़े किसी रजिस्टर, किसी नोट्स के छत्ते, किसी किताब पे हमेशा शनासाई का गुमान गुजरता। वो उसे उठाकर देखती तो बड़ा बड़ा डीजे लिखा हुआ होता। वो हर चीज वापस लाकर डीजे के सर पे मारा करती थी और डीजे ये इधर कैसे पहुंच गया कहकर हंसने लगती। शिवांगी में इनका एक मखसूस आईडी कार्ड बना था। इस पे तस्वीर खिंचवाने की शर्त सर और गर्दन खुली रखना थी। वो मोबाइल के प्रीपेड कार्ड की तरह था। बोर्सल का टिकट, फोटो कॉपी की रकम और दोपहर के खाने का बिल इसी कार्ड में पे अदा होता था। इसमें मोबाइल के इजी लोड की तरह बैलेंस डलवाया जाता था। इन्हें इन 5 माह में हर महीने 1000 यूरोस का स्कॉलरशिप मिलना था, मगर चंद तकनीकी मसाइल के बायस किसी भी स्कॉलरशिप एक्सचेंज स्टूडेंट के फ्री फरवरी के 1000 यूरोस नहीं आए थे। उम्मीद थी कि मार्च में इकट्ठे 2000 मिल जाएंगे और फिर आगे हर महीने बाकायदगी से मिला करेंगे। तब तक पाकिस्तान से आई रकम से गुजारा करना था। तो आज का सब एक्सचेंज स्टूडेंट्स का हाथ तंग था। दोपहर का खाना वो शिवांगी के डाइनिंग हॉल में खाती थी। रात का खाना अपने कमरे में खुद बनाना होता था। हर ब्लॉक में एक किचन था जहां पर हर स्टूडेंट अपना नाश्ता और रात का खाना तैयार करता था। मसला ये था कि वहां पर तलबा के लिए खसूसी डिजाइन करदा चूल्हे थे। इस खतरे के पेश नजर के कहीं कोई पढ़ाई में मगन चूल्हे पर कुछ रखकर भूल जाए या गैस खुली छोड़ दे तो और नुकसान हो। चूल्हे ऑटोमेटिक थे। हर 15 मिनट बाद जब चूल्हा खूब गर्म हो जाता तो खुद ब खुद बंद हो जाता था। फिर 5 मिनट बाद दोबारा जल उठता था। इनको बंद होने से रोकने का कोई तरीका ना था और ऐसे बेकार चूल्हों पे देसी खाने पकाना नामुमकिन था। हॉस्टल के ब्लॉक के करीब ही एक बहुत बड़ा लग्जरी सुपर स्टोर दियासा था। दिया इसका नाम और 7 तर्क में स्टोर को कहते हैं। वो दोनों दिया स्टोर से राशन लाती और बिल आधा आधा तकसीम कर लेती। एक रात हया खाना बनाती और बहुत अच्छा सा देसी खाना होता। दूसरी रात डीजे की बारी होती तो वो जो बनाती वो कुछ भी होता मगर खाना ना होता। डीजे, मैं ये तुम्हारे सर पर रख दूंगी। वो जो बगैर भुनी उबली हुई सब्जी का सालन देखती या फिर उबले चावलों पे ऑमलेट के टुकड़े तो डीजे पे खूब चिल्लाया करती थी। और फिर तुर्की के मसाले, वो इतने फीके होते थे कि हया 4-4 चमचे भर के सुर्ख मिर्च डालती तब मुश्किल जरा सा जायका आता। खाने इसके भी फीके होते मगर डीजे से तो बेहतर थे। अलबत्ता अपने कमरे में रोज जब सुबह होती तो डीजे बैंक की सीढ़ियां फैलाकर उतरती और इसी तरह निहार मुंह खिड़की में खड़ी हो जाती। फिर पट खोलकर बाहर चेहरा निकालकर जोर से आवाज लगाती, गुड मॉर्निंग डीजे। और जब जवाब में दूर किसी ब्लॉक से एक लड़का जोर से पुकारता, टी बे। गालिबन वो डीजे के अल्फाज ठीक से समझ नहीं पाता। डीजे रोज सुबह यही अमल दोहराती। इसके टीबे कहने के बाद वो पुकारती, जालीम, और वो लड़का जवाबन चिल्लाता, दादी। इसके बाद हया कंबल से मुंह निकालकर कुशन उठाती और डीजे को जोर से दे मारती, यूं कि इसकी और इस अनदेखे लड़के की गुफ्तगू इख्तिताम पजीर होती। घर रोज ही बात हो जाया करती थी। अलबत्ता मोबाइल के रजिस्ट्रेशन पे मसला हुआ था। डीजे का तो रजिस्टर हो गया मगर हया के साथ हुआ यूं कि इसके पासपोर्ट पे जहां एंट्री की तारीख 5 फरवरी लिखी थी वहां ऑफिसर के दस्तखत के बायस 5 का हिस्सा बज़ाहिर 6 लग रहा था। तारीख का जरा सफा मुश्किल पैदा करने लगा और इसका फोन रजिस्टर ना हो सका। वो तुर्क सिम इस पर इस्तेमाल नहीं कर सकती थी क्योंकि हफ्ते के बाद गैर रजिस्टर्ड फोन तुर्क सिम ब्लॉक हो जाती। तो हाले ने इसे अपना एक पुराना मोबाइल सेट ला दिया। वो इस बदसूरत मोटे भद्दे फोन को बर्दाश्त करने पे मजबूर हो गई। अपने मोबाइल पे इसने पाकिस्तानी सिम लगा दी थी और वो रोमिंग पे ठीक चल रहा था। नेक्स्ट पार्ट, तुम्हारा कहाँ का प्लान है? हया ने चावलों की प्लेट में से चमचे भरते डीजे से पूछा। ये पुलाव इसका और डीजे का
मरगूब तरीन खाना बन चुका था और साथ तुर्क कोफ्ते और फलों का सलाद। वो दोनों आमने सामने डाइनिंग हॉल में बैठी जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। मैं सिसली जाना चाहती हूँ शॉपिंग वगैरह के लिए, और तुम तो अपने फुप्पो की घर जाओगी ना। डीजे कोफ्ते के सालन में से तेल निकालकर दूसरे प्याले में डाल रही थी। वो यूं ही हर सालन में से तेल निकाला करती थी। तली हुई चीजों को अखबार में लपेटकर दबाती और फिर खाती। हाँ, और तुम हड्डियों का ढांचा इसलिए हो। हया ने रुककर नागवारी से इसके अमल को देखा। वो बिना असर लिए ऊपर आया तेल दूसरे प्याले में उड़ेलती रही। डाइनिंग हॉल बेहद वसीओ आरीज था। हर सूस रोशनियां जगमगा रही थी। वहां दो लंबी सी कितारों में मुस्तईल मेजें लगी थी और दोनों कितारों के चारों तरफ कुर्सियों की सरहदें बनी थी। हर तरफ गहमा गहमी, रश और शोर सा था। दफ्तर प्लेट के साथ रखा हया का मोबाइल बज उठा। इसने चमचा प्लेट में रखा और नैपकिन से हाथ साफ करते हुए चमकती स्क्रीन को देखा। ताया फुरकान होम कॉलिंग। हया, इरम बोल रही हूँ। कैसी हो इरम? नवाला मुंह में था इसलिए इसकी फंसी फंसी आवाज निकली। ठीक, तुम सुनाओ? इरम की आवाज में जरा बेचैनी थी। सब खैरियत है, तुम बताओ कोई बात हुई है क्या? नहीं, हाँ सुनो, एक बात थी। इरम की आवाज धीमी सरगोशी में बदल गई। कहो, मैं सुन रही हूँ। हया ने आहिस्ता से चमचा रखा और नैपकिन से लबों को दबाया। इसके जहन के पर्दे पे वो वीडियो उभरी थी। वो यार अजीब सी बात है, मगर तुम अब्बा वगैरह को ना बताना। असल में कल शाम जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आई तो गेट के करीब एक ख्वाजा सिरा था। इसने मुझे रोका। हया बिल्कुल दम साधे सुनते गए। फिर पल भर को इससे डाइनिंग हॉल की आवाजें आना बंद हो गई। इसकी समाज में सिर्फ इरम की आवाज गूंज रही थी। पहले तो मैं डर गई, मगर इसने कोई गलत हरकत नहीं की तो मुझे तसल्ली हुई। वो मुझसे तुम्हारा पूछ रहा था कि हया बाची कहाँ है और कैसी है। अमेरिका पहुंच गई खैरियत से। मैंने बताया कि वो अमेरिका नहीं तुर्की गई है। फिर वो कहने लगा मैं तुम्हें इसका सलाम दूं, वो झिझकी और दुआ दे दूं, और कुछ नहीं। मगर तुम अब्बा वगैरह को मत बताना कि मैंने ख्वाजा सिरा की बात की है। ये बात तुम्हें इससे मुखातिब होने से कबल सोचनी चाहिए थी। बहरहाल मैं नहीं जानती वो कौन है, क्या नाम बताया इसने अपना। डॉली। पता नहीं कौन है। आइंदा मिले तो बात ना करना, बल्कि नजरअंदाज करके गुजर जाना। मजीद चंद बातें करके इसने फौरन फोन रख दिया और दोबारा पलटकर प्लेट की तरफ मुतवज्जा हो गई। वैसे तुम्हारी फुप्पो का कोई हैंडसम बेटा है? डीजे नैपकिन से हाथ साफ करके मगन से अंदाज में पूछ रही थी। इसका हाथ रुक गया। वो चूंकि इसे देखने लगी। क्यों? तुम्हारी चमक दमक देखकर ये ख्याल आया। डीजे ने मुस्कुराहट दबाते हुए अपनी ऐनक उंगली से पीछे की। हया ने यूं ही चमचा पकड़कर गर्दन झुकाकर खुद को देखा। पांव को छूते जर्द फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। फ्रॉक की जर्द शेफून की तंग चूड़ीदार आस्तीनों कलाई तक आती थी। शेफून का दुपट्टा इसकी गर्दन के गिर्द लपेट रखा था। बाल हस्ब आदत समेट कर दाएं कंधे पे आगे को डाल रखे थे। हाँ, है एक बेटा, मगर शादीशुदा। वो लापरवाही से शाने उचका कर प्लेट पर पड़ा कोफ्ता कांटे से तोड़ने लगी। सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। ओह डीजे, ये क्या? वो डीजे के पीछे कुछ देख कर उठी। कोफ्ता है और क्या? डीजे ने कांटे में फंसे कोफ्ते को देखकर कहा। ओहो, अपने पीछे देखो, इसने झुंझलाकर कहा तो डीजे ने गर्दन मोड़ी। वहां एक कदरे फरबही माइल लड़की चली आ रही थी। हैरतअंगेज बात ये थी कि वो शलवार कमीज और दुपट्टे में मलबूस थी। सबांजी में हमवतन। डीजे ने बेयकीनी से पलकें झपकी। अगले ही पल वो दोनों अपने अपने कोट उठाकर खाना छोड़कर इसकी तरफ लपकी थी। वो लड़की अपनी किताबें संभालती चली आ रही थी। इन दोनों को देखकर ठटकी। वो डीजे की शलवार कमीज और हया का फ्रॉक पजामा देखकर बेयकीनी से देख रही थी, और वो दोनों इसकी शलवार कमीज। आप पाकिस्तानी हैं? हया पुरजोश से इसके पास गई। डीजे जरा सा पीछे थी। नहीं, मैं इंडियन हूँ। डीजे ढीली पड़ गई। रहने दो हया, मुझे अभी वर्ल्ड कप का गम नहीं भूला। इसने सरगोशी की। 3 साल पहले मिसबाउल हक का आखिरी बॉल पे आउट होना डीजे को कभी नहीं भूलता था। हया ने जोर से अपना पांव डीजे के जूते पे रखकर दबाया। हम पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स हैं, हया सुलेमान और खदीजा राना। आप? मैं अंजुम हूँ। डीजे ने 2 मिनट के लिए सोचा। फिर बोला, मैं पाकिस्तानी हूँ। हया सुलेमान और खदीजा राना। मैं अंजुम हूँ। 2 मिनट के लिए सोचा। फिर बोला, मैं पाकिस्तानी हूँ। हया सुलेमान और खदीजा राना। आप? मैं अंजुम हूँ।
मैं और मेरे हस्बैंड पीएचडी कर रहे हैं और हम दोनों यहाँ पढ़ाते भी हैं। इधर फैकल्टी में हमारा अपार्टमेंट है, वहीं रहते हैं हम। कभी आओ ना इधर। अंजुम इन दोनों से ज्यादा पुरजोश हो गई थी। श्योर अंजुम बाजी। डीजे इनका मुसलमान होना सुनकर फिर से खुश हो गई थी। वो तीनों काफी देर वहां खड़ी बातें कर रही थी और जब डीजे को याद आया कि गोरसल निकलने में 5 मिनट हैं, तो अंजुम बाजी को जल्दी से खुदा हाफिज बोलकर वो अपना कोट हाथ में पकड़े बाहर भागी। नेक्स्ट पार्ट। वो टाक्सम के पार्क में संगी बेंच पे बैठी थी। इसने अपना लंबा सफेद ऊनी कोट अब जर्द फ्रॉक पे पहन लिया था और सर झुकाए हाथ में पकड़ी शिकन ज़दा चिट्टे से सबीन फुप्पो का नंबर मिला रही थी। अभी तक इसने इस नंबर को मोबाइल में महफूज नहीं किया था। वहां दूर तक सब्जा फैला था, खुशनुमा फूल और रंगों तितलियों की बहतात हवा इसके लंबे बाल उड़ा रही थी। वो मौसम से लुत्फानंदोज होते हुए फोन पे जाती घंटी सुनने लगी। हेलो। बहुत देर बाद जहां ने फोन उठाया। जहां, मैं हया। इसके अंदाज में खफत डरा। इससे कह रखा था इसलिए आज जा रही थी, वरना इस सुरकोट ने तो इससे खूब बेवकत कर दिया था। हाँ हया बोलो। वो मसरूफ सा लग रहा था। मैं टाक्सम पे हूँ, तो मुझे यहाँ से पिक करके घर ले जा सकते हो? आज वीकेंड था तो। सॉरी हया, मैं शहर से बाहर हूँ, तुम घर मम्मी को फोन कर लो। मैं तुम्हारे घर का नंबर ये तुम्हारे घर का नंबर नहीं है? इसने हैरत से चिट को देखा। नहीं, ये तो मेरा मोबाइल नंबर है। तो क्या इसने दावर भाई की मेहंदी वाले रोज जहान के मोबाइल पर फोन मिलाया था? ओह, मुझे फुप्पो का नंबर लिखवा दो। जहान ने फौरन नंबर लिखवा दिया। अच्छा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, फिर बात होती है। मजीद कुछ सुने बगैर इसने फोन बंद कर दिया। वो दिल मसमूम करके रह गई। अजीब अजनबी सा अपना था। फुप्पो इसे कैब पे लेने आई थी। वो जो चंद लिराज की बचत के चक्कर में कैब करके नहीं गई थी, खूब शर्मिंदा हुई। गाड़ी नहीं थी तो बताती, मैं तो ऐसे ही। कोई बात नहीं, गाड़ी तो जहां के पास ही होती है। और मजीद शर्मिंदा हुई। फिर गर्दन मोड़कर खिड़की के बाहर दौड़ते दरख्तों को देखने लगी। इसे फुप्पो किचन में ही ले आए। हस्बे आदत वो काम में मसरूफ हो गई। ये मेरे लिए इतना बखेड़ा पालने की क्या जरूरत थी? वो इर्द गिर्द फैली अशिया देखकर खफा हुई। कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी हो, मेरा हाथ बटा दोगी, इसलिए मैंने ये सब शुरू कर लिया। दोनों के दरमियान पिछली मुलाकात के नाश खुशगवार इख्तिताम का कोई तस्करा ना था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चलें, फिर आज पुलाव तो मैं ही बनाती हूँ, मुझे रेसिपी समझाती जाए। वैसे भी तुर्कों का मेज इस पुलाव के बगैर अधूरी लगती है। वो कोट स्टैंड पर लटका कर आसीन कलाई से जरा पीछे करती वापस आई। दुपट्टा इसने उतार कर कुर्सी पर रख दिया था। पहले तो तुम चिकन की बोटियां काट दो। इसने टोकरी में रखे मुसल्लम मुर्ग की तरफ इशारा किया और खुद चूल्हे पे चढ़ी देचकी में चमचा हिलाने लगी। छुरी तो ये पड़ी है, कटिंग बोर्ड किधर है? वो इधर उधर देखने लगी। कटिंग बोर्ड? ओहो, वो तो सुबह से ही नहीं मिल रहा। जहां दिन पता नहीं चीजें उठाकर किधर रख देता। ठहरो, मैं एक पुराना बोर्ड ले आऊं ऊपर एटिक में से। आप रहने दें, मैं ले आती हूँ। एटिक ऊपर किस तरफ है? सीढ़ियों से ऊपर आदारी के आखिरी सिरे पे है, मगर तुम्हें तकलीफ होगी। मैं खुद। आप गोश्त भुने जल ना जाए, मैं बस अभी आई। वो नंगे पांव चलती बाहर लॉन्ग रूम में आई। सीढ़ियों के साथ लगे कद आवर आईने में से अपना अक्स दिखाई दिया तो जरा सी मुस्कुरा दी। फर्श को छूते जर्द फ्रॉक में वो खिलते फूल की तरह लग रही थी। गले का घाट खुला था। इसके दहाने पे छोटे छोटे सूरजमुखी के फूलों की लेस नीम दायरे में लगी थी। यूं लगता था कि इसकी खूबसूरत लंबी गर्दन में सूरजमुखी के फूलों का ढीला सा हार लटक रहा है। इसने उंगलियों से फ्रॉक पहलुओं से जरा उठाया और नंगे पांव लकड़ी के जीनों पर चढ़ने लगे। और राहदारी के आगाज में एक कमरे का दरवाजा बंद था। शायद वो जहान का एक कमरा था। अभी घर में दाखिल होते हुए फुप्पो ने कुछ ऐसा ही बताया था। वो एक नजर बंद दरवाजे पर डालकर आगे बढ़ गई। फ्रॉक अब इसके पहलुओं से छोड़ दिया था। एटिक के आगे पीछे बहुत से संदूक और दूसरा कार्ड कबार रखा था। वो मुतज़्ज़ज़ सी अंदर आई। बत्ती ना जाने किधर थी। इसने दरवाजा खुला रहने दिया। बाहर से आती रोशनी काफी थी। वहां हर सू सामान रखा हुआ था। कटिंग बोर्ड ना जाने किधर था। वो अंदाजन आगे बढ़ी और एक कोने वाले संदूक का कुंडा खोलकर ढक्कन ऊपर उठाया। नीचे लॉन्ग रूम से बैरूनी दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज आई। साथ में जहान और फुप्पो की मिलीजुली आवाज। यकीनन वो आ गया था। वो मुस्कुराकर संदूक पे झुकी। इसमें इलेक्ट्रिक
का कोई टूटा फूटा सा सामान रखा था, कटिंग बोर्ड कहीं नहीं था। हया ने ढक्कन बंद किया और निस्बतन ज्यादा कोने में रखे संदूक की तरफ आई। अपने हुक्म में इसे राहदारी से किसी दरवाजे के हौले से खुलने की चरस सुनाई दी, जहां इतनी जल्दी ऊपर पहुंच गया, मगर वो पलटी नहीं और संदूक को खोलने लगी, जिसके ढक्कन के ऊपर गर्द और मकड़ी के जालों की तह थी। इसने चंद चीजें उलट पुलट की हो तो बेख्तियार गर्द नथनों में घुसने लगी। इसे जरा सी खांसी आई। पूरा एटिक बेहद साफ था, मां सवाए इन कोने में रखे 2-3 संदूकों के, जिसे इन्हें जमानों से किसी ने खोला ना हो। इसके पुष्प पे एटिक का आधा खुला दरवाजा हौले से खुला। कोई चौखट में आन खड़ा हुआ, यूं के राहदारी की आती रोशनी का रास्ता रुक गया। पल भर में आतिफ नींद तारीख हो गया। वो पलटने ही लगी थी कि संदूक में किसी खाकी शय की झलक दिखाई दी। इसने दोनों हाथों में पकड़कर इसे ऊपर निकाला। वो लकड़ी का तख्ता नहीं था, बल्कि एक अकड़ा हुआ कपड़ा था। हया ने कपड़ा खोलकर सीधा किया। एक पुरानी गर्द आलू खाकी शर्ट, ऊपर सजे सितारे तमगे और एक नाम की तख्ती। चौखट पे खड़ा शख्स छोटे छोटे कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ने लगा। हया ने नीम अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर वो तख्ती पढ़ी। सिकंदर शाह। इसने बेख्तियार रैंक देखा। वो कर्नल की निशानदही कर रहा था। वो शर्ट हाथ में पकड़े किसी उलझन में गिरफ्तार पलटी और एकदम झटके से पीछे हटी। इसके अक्ल में जहां नहीं वो कोई और था। दराज कद, कनपटियों और पेशानी से झलकते सफेद बाल, सख्त नकूश नाइट गाउन में मलबूस, वो कड़ी निगाहों से इसे देखते करीब आ रहे थे। वो सांस रोके इन्हें देखते गए। वो ऐन इसके सर पे आए और एक झटके से इसकी गर्दन दबोची। मेरी जासूसी करने आई हो? इसके गले को दबोचते वो गर्राए थे। बेख्तियार इसके लबों से चीख निकली। शर्ट इसके हाथ से फिसल गई। इसने अपनी उंगलियों से गर्दन के गिर्द जकड़े हाथ को पकड़कर हटाने की कोशिश की, मगर बेसुध। पाकिस्तानियों ने भेजा है तुम्हें? अपने मालकों से बोलो इन्हें ब्लूप्रिंट्स कभी नहीं मिलेंगे। छोड़ दे मुझे। वो जोर से खांसी। इसका दम घुटने लगा था और इसका गला दबा रहे थे। वो इसका गला मुसलसल दबा रहे थे। कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा, कभी नहीं। हर चीज आगे दे दी गई है, हर चीज। उन्होंने इसे गर्दन से दबोचे, इसका सर खुले संदूक में झुकाए। वो तड़पने और चिल्लाने लगी। छोड़ दे मुझे। वो अपने नाखून इनके हाथों में चुभोकर इनको हटाने की नाकाम सही कर रही थी। तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। वो ब्लूप्रिंट्स तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। हया का सांस रुकने लगा। इसका सर संदूक में देकर ऊपर से ढकना बंद कर रहे थे। इसे लगा वो मरने वाली है। अम्मी, अम्मी, वो वैसे से चिल्लाने लगी। वो इसकी गर्दन दबोचे इसका सर मुंह के बल अंदर दे रहे थे। गर्द से इसे संदूक में इसका सांस उखड़ने लगा था। यहाँ होती है हमारी एपिसोड 2 खत्म, और देखते हैं कि एपिसोड 3 में क्या होता है। क्या वाकई हया मर जाएगी और क्या ये वही जहां सिकंदर का बाप है जिस पे गद्दारी के इल्जाम थे। तो और राजों से पर्दा उठेगा और आपके सामने इंकशाफात होंगे, तो इंतजार कीजिएगा जन्नत के पत्ते की 3rd एपिसोड का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।